हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स। आज हमारी डेट है 28 मार्च। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCVET। मतलब एक ऐसा काउंसिल है जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग है, उसको क्या करता है, हैंडल करता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एनसीवीईटी ने ऑफिशियली तरीके से रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है किसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, NISN, एस एन अवॉर्डिंग बॉडी, NISD को उसने क्या है, एक अवॉर्डिंग बॉडी का स्टेटस प्रोवाइड किया है ड्यूल कैटेगरी के अंदर। ठीक है। नाउ NISD, अब जब उन्होंने उनको क्या है प्रोवाइड किया है स्टेटस, तो ये फायदा क्या है? अब NISD क्या कर सकती है? अवार्ड दे सकती है, असेस कर सकती है, मतलब चेक कर सकती है, और साथ में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है लर्नर्स को। ठीक है। NISD क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है और किसके अंदर आती है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ठीक है। नोडाल ट्रेनिंग एजेंसी है और रिसर्च फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूट्स को। किस फील्ड में? सोशल डिफेंस के फील्ड में। ठीक है। नीसिस देख लेते हैं, कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी। और जो NCVET है वो क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब ये क्या है? रेगुलेशंस पे, कंट्रोल्स पे ध्यान देती है। किन चीज़ों पे? टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे और ट्रेनिंग पे, सेक्टर्स को यहाँ पे फोकस में रखती है। ठीक है। मतलब इन सेक्टर्स में देखती है कि भाई जो इनकी ट्रेनिंग है, जो इनकी फंक्शनिंग है, जो इनका पूरा मैकेनिज्म है असेसिंग का, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? रिकॉग्निशन प्रोवाइड, मतलब मान्यता प्रोवाइड होती है ना, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको एफिलिएशन लेना पड़ता है, तो उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, उनको रेगुलेशन में ध्यान रखती है, अवॉर्डिंग बॉडीज है, साथ में असेसमेंट एजेंसीज है, स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्क्स को ये क्या है, कंट्रोल कर रही है। अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। साथ में जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, एक हर वर्क के लिए हमें एक क्वालिफिकेशंस को मेंटेन करना पड़ता है ना, तो ये सारी स्किलिंग की क्वालिफिकेशंस को अप्रूवल देती है। और फिर ये सारी चीज़ें किसके बेसिस पे की जाती है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबेल प्राइज। एबेल प्राइज है। ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जापानीज मैथमेटिशियन है एक, जिनका नाम है मसाकी काशिवारा। 78 एज उनकी है और उनको क्या है, एबेल प्राइज मिला है। इसी प्राइज को हम लोग क्या है, दूसरे नेम से भी जानते हैं, मतलब नोबल नोबल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नोबल प्राइज हाईएस्ट प्राइज है ना, तो इसका मतलब ये मैथमेटिक्स के फील्ड में एक बहुत ही हाईएस्ट ऑनर है। एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है, और उन पर्सन्स को जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत अच्छा रिमार्केबल क्या किया है, वर्क किया है। ही वॉज ऑनर्ड। अब जो ये हमारे यहाँ पे मसाकी काशिवारा है, जिनको इस साल अवार्ड मिला है, इनको किस वर्क के लिए ये अवार्ड मिला है? इनको ऑनर किया गया है क्योंकि इन्होंने एल्जेब्रिक एनालिसिस पे काम किया, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पे, और डी मॉड्यूल्स एंड क्रिस्टल बेसिस पे वर्क किया है। ठीक है। मैथमेटिक्स टर्म्स है और इनके साइंटिफिक लेवल पे जो वर्क होता है, हायर रिसर्च वर्क होता है ना, तो इसलिए ये टर्म्स हमारे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियंस नेल्स हेनरिक एबेल। तो ये जो हमारा प्राइज है एबेल, ये किसके नाम पे रखा गया है? ये हमारे एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, जिनका नाम था नेल्स हेनरिक एबेल। और ये 1802 से 1829 के बीच में इनकी टाइमलाइन है। इसके नाम के ऊपर हम लोगों ने इन प्राइज को ऑनर किया है। ही वॉज ऑल्सो एन इनोवेटर इन द फील्ड ऑफ एलिप्टिक फंक्शंस। एबेलियन फंक्शंस के ऊपर भी हमारे जो पर्सन हैं, इन्होंने काम किया है। एस्टैब्लिश इन 2002, ये प्राइज जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 2002 में। और कौन करता है? नॉर्वेगियन गवर्नमेंट। मैनेज कौन करता है? नॉर्वेगियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। पहले कौन विनर थे जिनको एबेल प्राइज मिला? तो हमारे फर्स्ट विनर थे जेन पेरी सेरे। 2003 में इनको ये प्राइज मिला। 2002 में एस्टैब्लिशमेंट हुई, 2003 में फर्स्ट पर्सन को हमने प्राइज दिया। अब प्राइज पे हमें मिलता क्या है?
7.5 मिलियन डोनर मिलते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू डॉलर में है 7,20,000। और इसके साथ में एक ग्लास का प्लेग भी मिलता है। नोट है, एक पॉइंट है जो हम लोग देखते हैं स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से, कि जो हमारा इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन है, उन्होंने यूनेस्को की हेल्प से, यूनेस्को के सपोर्ट से क्या किया था, 2000 को वर्ल्ड मैथमेटिकल ईयर डिक्लेयर कर दिया था। मतलब वो पूरे साल हम लोग क्या है, मैथ्स की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे थे। तो ये बहुत पुराने 2000 की न्यूज़ है, लेकिन आज ये नोबेल प्राइज मैथ्स की बात चल रही है, तो इसलिए इससे रिलेट करके यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 10 ईयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम देखती होगी, उसकी फाउंडेशन को, उसके एस्टेब्लिशमेंट को 10 साल हो गए हैं। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और उन्होंने क्या है, अमेंडमेंट करी है, चेंजेस करी हैं, किसमें, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन MMDR एक्ट में। अब ये MMDR एक्ट में चेंजेस अब हुए हैं। तो ये MMDR एक्ट है तो पुराना, तो ये एक्ट लाया कब गया था, 2015 में इसको लाया गया था। और अब अमेंडमेंट के बाद क्या है, एक प्रोविजन है, एक पॉइंट हमने ऐड किया है, जिसमें DMF जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है जो माइनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, वहाँ पे हमें क्या है, DMF की एस्टैब्लिशमेंट करनी है, ऐसा प्रोविजन लाया गया है। DMF का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, नॉन प्रॉफिट इसका ओरिएंटेशन है। 645 डिस्ट्रिक्ट में है और 23 मतलब 23 स्टेट के 645 डिस्ट्रिक्ट्स में ये नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगा, ट्रस्ट को कैरी आउट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरेस्ट के लिए, भलाई के लिए काम करना है और पर्सन्स को बेनिफिट देना है। साथ में उन एरियाज पे भी काम करेंगे जो क्या है, माइनिंग के वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ DMF, जो भी इसका कॉम्पोजिशन है कि भाई कितने मेंबर्स होंगे और जो इनको क्या क्या जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना है, वो सब कुछ भी प्रिस्क्राइब कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। DMF के ऊपर क्या है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्कीम है, उनके गोल्स को फुलफिल करना है। तो DMF के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंट करने की, किसको, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम के गोल्स को इम्प्लीमेंट करने की। अंडर PMKKY जो अभी हमारी ये स्कीम है, इस स्कीम के अंडर 70% ऑफ फंड है, वो क्या जाता है, हायर प्रायोरिटी एरियाज की तरफ जाता है। मतलब ऐसे एरियाज जिनको हमें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए, और जो बाकी 30% बच गया उसको हम लोग अदर सेक्टर में डाइवर्ज कर देंगे। फंड कलेक्टेड, DMF ने हैव एक्यूमुलेटेड अभी तक 1,03,000 करोड़ तक का फंड क्या है, एक्यूमुलेट कर, ठीक है, फंडिंग कर ली है इन्होंने कलेक्ट। तो अब इस फंडिंग को हम लोग एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च में, वेलफेयर एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। इंडिया कई बार इसमें मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए क्या करता है, स्ट्रेस देता है, लेकिन इसके हर बार प्ली को कुछ भी ज़्यादा एक्शन लिए बिना क्या करते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब की बार भी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने दोबारा से स्ट्रेस किया है नीड के ऊपर, ताकि UNSC में रिफॉर्म्स लाए गए, और इन रिफॉर्म्स को किस लिए यूज़ किया जाए, ताकि हम लोग कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में, जैसे आजकल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, लिबरलाइज्ड वर्ल्ड में आपस में इंट्रा रीजनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या है, UNSC में रिफॉर्म्स लेके आए, सुधार लेके आए, ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं इनको हम लोग ख़त्म करके ग्लोबल लेवल पे पीस को एस्टैब्लिश कर सके। UNSC क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन है ग्लोबल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका एक क्या है, ऑर्गन है UNSC। रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 में, और इसको UN चार्टर एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ 15 में, मतलब UN चार्टर की हेल्प से, UN चार्टर लाया गया था जिसकी हेल्प से हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। UNSC में क्या है, 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट मेंबर हैं और उनके पास वीटो पावर होती है। मतलब पांचों के पांचों मेंबर्स ने अगर अपना अप्रूवल दिया है तो ही एक लेजिस्लेशन जो भी है हमारा फॉलो अप हो पाएगा। अगर उसमें से एक पर्सन ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो जो हमारा पूरा
प्रोजेक्ट है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो पांचों की अप्रूवल को जरूरी है, इसी को हम लोग वीटो पावर बोलते हैं। अब ये 5 परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। अब इसमें एशियाटिक कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को देखो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला ना, तो इसलिए इंडिया बार बार स्ट्रेस देता है कि भाई आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन बनाओ, क्योंकि ज़्यादातर वेटेज है वो देखो यूरोपियन कंट्रीज का है। एंड 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हो गए, और जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, मतलब परमानेंट बेसिस पे नहीं है, और उनको 2 ईयर के टर्म्स के लिए जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब जो हमारी यूएनएससी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही। टेक केयर।